नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के बारे में पहले चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के यहाँ जो अर्थशास्त्र है, अभी आप लोगों को बेसिक अवधारणाओं से आपको परिचय कराया जा रहा है। आज की जो टॉपिक है वास्तव में वो विकास से संबंधित है। प्यारे बच्चों, विकास एक बहुत बृहद, बहुत बड़ा, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। विकास से हमारा तात्पर्य कोई एक सिंगल बिंदु, कोई एक सिंगल व्याख्या से नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक इकाई, सरकार के लिए विकास का अलग मतलब है। साथ ही छात्रों के लिए विकास का अलग मतलब है। भूमिहीन श्रमिकों के लिए विकास का अलग मतलब है। ये देखते हैं ये है क्या, आखिर विकास है क्या, क्या भला है। तो मैं आपके पास एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। आप देखिए, एक भूमिहीन श्रमिक है, वो भूमिपति बनना चाहता है। एक बेरोजगार है, उसको अगर रोजगार मिल जाए तो समझ लो विकास हो गया। एक महिला है, उसको पुरुषों के समान अधिकार और समान वेतन मिल जाए तो उसके लिए विकास हो गया। प्यारे बच्चों, विकास तब भी होता है जब एक झोपड़ी में रहने वाला, हट में, झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति अपने पक्के मकान में आ जाता है। पैदल चलने वाला व्यक्ति जब किसी वाहन का प्रयोग करने लगता है तो उसके लिए विकास है। कार वाला जो व्यक्ति है वो BMW, महंगी गाड़ियों में अगर चला जाए तो वो भी विकास है। प्यारे बच्चों, अगर विकास की बात हम करते हैं तो गरीब से मध्यम वर्ग की तरफ गमन विकास है। मध्यम वर्ग से उच्च मध्यम वर्ग की गमन विकास है। उच्च मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग की तरफ गमन विकास। अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो ये आप समझ सकते हैं, विकास का विपरीत क्या होता है, वही है ये। सामान्य भाषा में विकास से हमारा तात्पर्य और अधिक उच्च स्तर और अधिक बेहतर सुविधाएं हमें प्राप्त हो, यही हमारे लिए विकास है एक सामान्य भाषा में। प्यारे बच्चों, अगर हम आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि, और ये प्रश्न अक्सर सीबीएसई पूछती भी है, और आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास के मायने क्या है। एक लैंडलेस रूरल वर्कर है, एक ऐसा श्रमिक है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक है, उसको अगर कुछ और घंटे काम मिल जाए, कुछ और बेहतर मजदूरी मिल जाए, उसका बच्चा लोकल स्कूल में जाने के लायक हो जाए, पढ़ने लगे, और उसके साथ किसी प्रकार का जातीय भेदभाव, सामाजिक भेदभाव ना किया जाए, तो एक लैंडलेस रूरल वर्कर के लिए विकास का मायने है। विकास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं, एक अमीर पंजाब का अगर किसान है, उसके लिए विकास का मतलब क्या है? उसके लिए तो विकास का मतलब है जो उसने उत्पादन किया है उसकी और ऊंची कीमत और अच्छी कीमत उसे मिल जाए, तो उसके लिए विकास का ये मतलब होगा। प्यारे बच्चों, उसके लिए विकास का मतलब होगा कि उसको मजदूर सस्ते मिल जाए, कच्चा माल सस्ता मिल जाए, सरकारी सहायता मिल जाए ताकि वो और उत्पादन कर सके। उसके लिए विकास का मतलब, एक अमीर पंजाब के किसान के लिए विकास का कुछ और मतलब है। अगर हम और आगे बढ़े तो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, इसके लिए विकास का क्या मतलब है? अब आप देखिए, क्वेश्चन पेपर में आया भी था, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप।
अपनी फसल को पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए ऐसे किसान जो कि वर्षा के पानी पर निर्भर करते हैं, उनके लिए विकास का क्या मतलब है? प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा इशारा किया है कि दे डिपेंड ओनली ऑन रेन। तो सबसे पहले उनके लिए विकास का मतलब है उनके लिए ट्यूबवेल लगे, सरकारी ट्यूबवेल से उनको पानी मिले, बिजली की सुविधा उनको सस्ती या फ्री में मिले, ताकि वो उनके लिए विकास हो, ताकि वो उत्पादन कर सके। तो हर एक के लिए विकास का अलग मतलब है। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो हम पाते हैं एक ग्रामीण महिला, ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिसके पास जमीन है। उसके विकास का क्या मतलब है? ग्रामीण महिला है। ग्रामीण महिला, आप देखो ग्रामीण परिवेश में काफी परेशानियां होती हैं, महिलाओं को खास करके भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसके लिए विकास बच्चों तभी होगा जब उसको समान अधिकार, पुरुषों के पुरुष जितने भी परिवार में सदस्य हैं उनके बराबर समान अधिकार मिले, बाहर जाकर उसको पढ़ने का, बाहर जाकर नौकरी करने का, बाहर जाकर अपने हिसाब से जीने का उसको अधिकार मिले, टोका टाकी कम से कम हो, उसके ऊपर विश्वास किया जाए और किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव ना हो। अभी आप देखिए, महिला जब घर से बाहर निकलती है तो घर एक छोटा सा ही लड़का उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। अब वो छोटा सा लड़का उस महिला की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी सोच है कि लड़का साथ में रहेगा तो महिला सेफ है, बच्चा साथ में रहेगा तो महिला सेफ है। ऐसा होता नहीं है। प्यारे बच्चों, एक ऐसी महिला के लिए विकास तभी होगा जब वो सुरक्षित रूप से महसूस करे, जब उसको समान मजदूरी मिले, जब उसको समान अवसर मिले, राजनीति में उसको सहभागिता मिले, तभी उसके लिए विकास का मतलब है। एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए विकास का क्या मतलब है? प्यारे बच्चों, शहर में रह रहे हैं आप, पढ़ाई लिखाई आपने कर लिया है और आपको नौकरी नहीं मिली, तो निश्चित आपके लिए रोजगार के बेहतर सुविधाएं मिले, तब आपके लिए विकास है। नौकरी के साथ साथ आपको मजदूरी या वेतन उचित मिले, उचित अमाउंट में मिले, राशि में मिले, तब आपका विकास है। आपको साल में पूरे साल भर नौकरी पैसा मिले, वेतन मिले, तब आपके लिए विकास है। आपके लिए विकास है जब आपको आपको सस्ता ऋण मिले ताकि आप अपना उद्योग लगा सके, तो आपके लिए विकास है। विकास आपके लिए तब है जब आप स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम का में अच्छे से अच्छा अपना योगदान प्राप्त कर सकें और अपना भूमिका अदा कर सकें। प्यारे बच्चों, विकास जो है, मैं देखिए आपके सामने मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। एक ऐसा बच्चा जो शहर से बिलोंग करता है, ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक ऐसा बच्चा जो शहरी परिवार से बिलोंग करता है और अमीर परिवार से संबंधित है। अब अमीर परिवार का बच्चा है, उसके लिए विकास का क्या मतलब है? उसके लिए विकास का मतलब प्यारे बच्चों, वो विदेश में जाकर पढ़ाई कर सके, विदेश में जाकर नौकरी कर सके और अच्छी आय प्राप्त कर सके, साथ ही उसको उसके अनुसार, उसके क्षमता, उसकी इंटरेस्ट के अनुसार रोजगार प्राप्त हो सके। ये इसके लिए विकास का मतलब होगा। एक ऐसी लड़की जो शहर से बिलोंग करती है, अमीर परिवार से बिलोंग करती है, उसके लिए विकास का क्या मतलब है? शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, अपने भाई के बराबर उसको स्वतंत्रता मिल जाए, वो विकास मान लेगी। इसके अलावा एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, जो जिंदगी में करना चाहती है उसको करने का मौका मिले, अवसर मिले। ये इसका किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई पर, नौकरी पर उसके ऊपर किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, ये उसके लिए विकास का मतलब है। अगर वो अपनी पढ़ाई बाहर से करना चाहती है तो अन्य राज्यों में या विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई कर सके, तब उसके लिए विकास का मतलब है। तो आदिवासी जो है नर्मदा वैली में रहता है, आदिवासी के लिए विकास का क्या मतलब है? उचित शिक्षा उसके बच्चों के लिए मिले, उचित अवसर मिले, भेदभाव उसके साथ ना हो, रोजगार का अवसर प्राप्त हो। ये सारी चीजें इस आदिवासी व्यक्ति के लिए विकास का मतलब है। प्यारे बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि विकास जो है वास्तव में सबके लिए अलग अलग है।
लेकिन अलग अलग का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका क्या एक कंक्लूजन अगर हम निकालें तो वास्तव में हम देख रहे हैं कि अगर सबकी आय बढ़ जाए तो उसका विकास हो जाएगा। परंतु क्या आय में वृद्धि से ही विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है? आपकी आय बढ़ गई, क्या विकास हो गया? ऐसा नहीं है। ऐसी भी तमाम परिस्थितियां प्यारे बच्चों, जब आय के बढ़ने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारा विकास नहीं हो रहा है। सबसे पहले ले लीजिए, अगर आपकी आय की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा तेजी से हो रही है, जैसा कि तमाम विकासशील देशों के संदर्भ में होता है, ऐसी स्थिति में जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, आय उस तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो निश्चित है आपकी प्रति व्यक्ति आय कम होने लगेगी, औसत आय कम होने लगेगी, तो विकास नहीं हुआ। आय के बढ़ने पे भी विकास नहीं हुआ अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। एक और बात है प्यारे बच्चों, अगर बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के, कुछ अमीर लोगों के, कुछ उद्योगपतियों के हाथ में जाए और बाकी सारी जनसंख्या जो है वो गरीब रहे, आय में असमानता में वृद्धि होती जाए, तो क्या इसको हम विकास मान सकते हैं? आय तो बढ़ी, लेकिन आय किसकी बढ़ी? कुछ लोगों की बढ़ी, बाकी लोगों की आय उतनी ही रही या कम हुई, तो इसे हम विकास नहीं मान सकते। बेटे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो होती है वो सरकार अपने युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करे, तो क्या राष्ट्रीय आय हो? राष्ट्रीय आय तो बढ़ी, आय बढ़ी, लेकिन क्या इससे आपका कल्याण बढ़ेगा? क्या आर्थिक विकास बढ़ेगा? क्योंकि विकास का तो कुछ हमें ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। विकास को खाली क्या हम आय से जोड़ सकते हैं? क्या हम खाली इसे प्रति व्यक्ति आय से जोड़ सकते हैं? आगे अगर हम बढ़े तो आप देखेंगे कि विकास, आपकी आय तो बढ़ रही है, लेकिन आपके यहाँ आधारभूत सुख सुविधाओं में नहीं है। सुख सुविधाएं आपके यहाँ कम है, मतलब आपके यहाँ इंश्योरेंस की सर्विसेज पुअर है, हॉस्पिटल की सर्विसेज पुअर है, होटल्स की सर्विसेज पुअर है, एविएशन एयरलाइंस इन सब की सेवाएं पुअर है। आपके यहाँ हर जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। आपकी आय बढ़ रही है, लेकिन उस बढ़ी हुई आय को उसी समाज में ही तो आपको इस्तेमाल करना है, तो आपका कल्याण नहीं बढ़ेगा। सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, आधारभूत मौलिक आवश्यकताओं को पूरा कर, मतलब पैसा है लेकिन सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे आपके पास, आपको प्यास लगी है, आपके जेब में डॉलर्स हैं और आप राजस्थान की एक रेतीली स्थान पर जहां कोई इंसान नहीं है, जहां कोई दुकान नहीं है, वहां आप घूम रहे हैं। आपकी प्यास तो नहीं बुझेगी, बुझेगी ना? आय तो है, प्यास नहीं बुझेगी। इसके अलावा कई बार बच्चों, आय का जो संबंध है वो कीमत से होता है। कीमत से, अब राष्ट्रीय आय को हम कैसे परिभाषित करते हैं? द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। मनी वैल्यू, मनी वैल्यू किसकी? वस्तु की कीमत को उसकी उत्पादित मात्रा से गुणा करने पर जो प्राप्त होती राशि, वो हम राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ते हैं, राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। अब अगर कीमत बढ़ने से राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है, आलू अगर 10 रुपए किलो मिल रहा है, 1 क्विंटल का उत्पादन हुआ, तो राष्ट्रीय आय में आपका 10 क्विंटल 10 रुपए के हिसाब से जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे 20 रुपए के हिसाब से उत्पादन हो रहा है, तो 1 क्विंटल का उत्पादन होने पर उसका जस्ट डबल राष्ट्रीय आय हो जाएगा। लेकिन क्या इस स्थिति में आपका कल्याण भी बढ़ा है? नहीं। प्यारे बच्चों, ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी आपके कल्याण में, आपके विकास में वृद्धि नहीं मानी जा सकती। अब प्रश्न ये आता है कि हम, अगर ऐसा है तो राष्ट्रीय आय है क्या, मतलब विकास हम कब मानेंगे? वास्तव में विकास मानने के लिए हमें एक परिभाषा के तहत जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस वेयर बाय रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, देखिए रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी increases at a high rate
फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास एक लगातार चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में उच्च दर से लगातार वृद्धि पाई जाती है। तो क्या होती है प्रति व्यक्ति आय? क्या होती है? अगर कुल वास्तविक आय को हम कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय हमें मिल जाएगी। अब यहाँ वर्ड यूज किया जा रहा है वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या? हमने कीमत के प्रभाव को भी हटा दिया है। हम यहाँ पे वस्तु की उत्पादित मात्रा वर्तमान वर्ष का लेते हैं और कीमत उसका हम आधार वर्ष की लेते हैं। तो आधार वर्ष गुना आधार वर्ष की कीमत गुना वर्तमान वर्ष की मात्रा इज इक्वल टू वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय उत्पादन, वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन को अगर हम जनसंख्या से भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय जाएगी। अब जब ये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय उच्च दर से बढ़ेगी, ये प्रति व्यक्ति तभी हम विकास कह सकते हैं। कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक का मतलब है मात्रा इस वर्ष की और कीमत आधार वर्ष की। इसके बारे में एक और हम चैप्टर है, उसको आपको हम समझाएंगे। किसी को अगर ये आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष, वास्तविक राष्ट्रीय आय, इन सब के बारे में समझना है तो मुझे कमेंट में लिखे ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। उच्च दर से वृद्धि होनी चाहिए। जब ये प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय उच्च दर से बढ़ेगी तो समझ लीजिए, और लगातार बढ़ेगी, लंबे समय के लिए बढ़ेगी, तभी आपका, अब झटके से एक साल बढ़ी अगले साल कम हो गई तो राष्ट्रीय ये हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास तभी माना जाएगा बच्चों जब प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय लंबे समय तक बढ़े, ऊंची दर से बढ़े, झटके से ना बढ़े। इसको हम तभी राष्ट्रीय विकास कह सकेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस एंगल से प्रति व्यक्ति के आय से देखा जाए तो हमारे यहाँ हरियाणा में ये 2015-16 का डेटा है, एनसीईआरटी ने खुद लिया हुआ है। हरियाणा में 1,80,174 एक व्यक्ति को साल भर में 1,80,174 औसतन मिलती थी। केरल में ये 1,63,000 थी, बिहार में 34,409 थी। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से लिया गया डेटा है, इसमें कोई कमी नहीं, कोई गलत नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हरियाणा हमारे यहाँ काफी ऊंचाई पे है, सेकंड नंबर पे केरल है और थर्ड नंबर पे आपका बिहार है। बिहार का डेटा भी आपके सामने है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए आपके सामने पूरी डिटेल कंपैरिजन है। लेकिन ये बताइए मुझे कि क्या हम सिर्फ राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही कह सकते हैं कि आप खुश हैं, आपका आर्थिक कल्याण बढ़ा है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा है क्या? आइए हम देखते हैं इसके अलावा क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो पाते हैं अगली स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तो बढ़नी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए प्यारे बच्चों, शिशु मृत्यु दर भी कम होना चाहिए। प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से कितने एक्सपायर हो जाते हैं, वह मृत्यु दर कम होनी चाहिए। तो समझ लीजिए आपके यहाँ खुशहाली है। लिटरेसी रेट, पढ़ने की दर आपके यहाँ, शिक्षा की दर, साक्षरता दर ऊंची होनी चाहिए, तब आपका यहाँ कल्याण है। पब्लिक फैसिलिटीज, रोड, ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बिजली, पानी, अस्पताल, इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं आपको सरलता से प्राप्त हो, तब आपके यहाँ विकास है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन तीन चीजों को मिलाकर एक क्राइटेरिया मानव विकास सूचकांक के रूप में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में बनाया है। यूएनडीपी ने एक नए कॉन्सेप्ट के आधार पर आर्थिक विकास को परिभाषित किया है। उसके आधार पर अगर देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम,
IMR और लिटरेसी रेट तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दीजिए तो आपको इसका मिल जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे उसने कहा गया है मानव विकास सूचकांक। प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को वास्तव में पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने इसको विकास किया है। UNDP ने इसको स्वीकार किया है और इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक के आधार पर ही हमें आगे चल के कंपेयर किया जाता है। तो अगर हम इन तीनों के आधार पर देखते हैं और इन तीनों राज्यों में, प्यारे बच्चों आप देखिए हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 30 है। 1000 बच्चों पे, जन्मे बच्चों में से 30 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। केरल में मात्र 10 बच्चे एक्सपायर होते हैं। अब कौन सा राज्य में मेडिकल की सुविधाएं अच्छी हैं? हरियाणा में, बिहार में या केरल में? तो कौन सा देश, कौन सा राज्य खुशहाल है इन तीनों में से? आपके सामने है। लिटरेसी रेट प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे, हरियाणा में 82 है, बिहार में 62 है, लेकिन केरल में 94 है। इस एंगल से भी केरल खुशहाल है। अटेंडेंस की बात करें अगर हम, नेट अटेंडेंस रेशियो है ना, 100 बच्चों पर जो नेट अटेंडेंस है वो हरियाणा में 61 है, केरल में 83 है इस मामले। तो अगर हम इन तीनों के बेस पे कंपेयर करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम पाते हैं केरल में रहना ज्यादा अच्छा है। तो केरल एक ऐसा राज्य है भारत का जिसपे पूरे भारत को गर्व है, क्योंकि यहाँ पे HDI अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो केरल की HDI बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है NCERT ने। आप देखिए हम कुछ कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इंडिया का स्थान कहाँ है, क्या कर रहा है। प्यारे बच्चों अगर हम ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के हिसाब से देखते हैं तो श्रीलंका का 11,326 रुपए है, भारत का मात्र 6,353 रुपए है, वर्मा जिसे हम कहते हैं म्यांमार का 5,567 है, पाकिस्तान का 5,331 है, नेपाल का 2,471 है, बांग्लादेश का 3,677 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे बताता हूँ मैं आपको, जो जीवन प्रत्याशा दर है वो 75.5 है। मतलब एक श्रीलंका का व्यक्ति ऑन एन एवरेज 75 साल जिंदा रहता है, भारत का व्यक्ति ऑन एन एवरेज 68 साल जिंदा रहता है, वर्मा का व्यक्ति, म्यांमार का व्यक्ति 66 साल जिंदा रहता है, पाकिस्तान में भी एज लगभग बराबर है, नेपाल का व्यक्ति 70 साल जिंदा रहता है और बांग्लादेश का व्यक्ति ऑन एन एवरेज 72 साल 8 महीने जिंदा रहता है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल एज 25 एंड अबव, 25 एंड अबव में देखिए जो लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, पीपल एज 25 एंड अबव, भारत श्रीलंका में 10.9 है, इतने लोग पढ़ते, 6.4 यहाँ है, 4.9 यहाँ है, पाकिस्तान में 5.2 है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे अगर हम भारत की खाली देखें तो भारत का रैंकिंग अगर आसपास के देशों से हम कंपेयर करते हैं तो दूसरे नंबर पे है, और इस तरीके से HDI में हमारा 130 रैंक है। प्यारे बच्चों ये बताता है कि आप वास्तव में आपके देश में खुशहाली है या नहीं है, वास्तव में आपके देश में आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। और क्योंकि इसमें तीनों चीजें हम जोड़ रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जोड़ रहे हैं जो बताता है कि आपके यहाँ अस्पताल की सुविधाएं कैसी है, प्रति व्यक्ति आय बताता है कि आपके यहाँ इनकम लेवल क्या है, और तीसरा लिटरेसी रेट बताता है, बेसिक लिटरेसी रेट बताता है कि आपके यहाँ एजुकेशन का स्तर क्या है। तो ये सब चीजें आपको बताती हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि भारत को अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है, क्योंकि भारत का स्थान अभी बहुत पीछे है। इसकी रैंकिंग और एग्जैक्ट जो है वो हर साल डेटा बदलते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं ऐसा डेटा नहीं देना चाहता। जो बदल जाता है उसको आप करंट लेवल पे देखते रहें, या आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं उस समय लेटेस्ट डेटा उस समय आपका बता दूंगा। ये हमने बताया कि अब हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि
दो और दो से अधिक राज्यों में या स्टेट्स में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। ये सारी चीजें हम क्राइटेरिया रखें। पर कैपिटा इनकम हरियाणा में क्या है, बिहार में क्या है, यूपी में क्या है, पर कैपिटा इनकम इंडिया में क्या है, अमेरिका में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है। जब भी हम तुलना करने की बात करें, तुलना कंपेयर करने की जब भी हम बात करेंगे, तो ये 4 क्राइटेरियाज आप रखिए और चारों क्राइटेरिया के आधार पर ही कोई कंपैरिजन कीजिए। प्यारे बच्चों, अक्सर खाली आय में हुई वृद्धि ही डोमिनेट करती है, जो कि वास्तव में अपने आप में एक डिफेक्टिव टूल माना गया है। और UNDP ने जो मानव विकास सूचकांक बनाया है, उसने प्रति व्यक्ति आय लिया है, लिटरेसी रेट लिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया है। इन तीनों के आंकड़ों को जोड़ करके 3 से भाग दे दिया है, HDI निकल आया है। अब ये जिसमें ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हम खुशहाल देश या गरीब देश में या गैर कम कल्याणकारी देश में कंपेयर कर सकते हैं। अब ये एक और बात हमारे सामने आती है प्यारे बच्चों, रिसोर्सेस, संसाधन, पेट्रोल, डीजल, खनिज पदार्थ, ये जो भी प्रकृति ने हमें दिए हैं, हमने उनका बहुत एक्सेसिव यूज किया है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज किया है और अपना विकास कर लिया है। आप देखते हैं कि सांस लेने के लिए हवा आजकल प्रदूषित हो गई है। आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज ने इतना पोल्यूशन कर दिया कि जो बड़ी बड़ी नदियां थी वो नाले बन गई हैं। प्रदूषण अपनी पराकाष्ठा पे, संसाधनों के शीघ्र नष्ट होने का डर है। पानी जैसी समस्या, पानी एक युद्ध स्तर पर अगर कार्य नहीं किया गया तो एक बड़ा युद्ध पानी के कारण भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि तीसरा विश्व युद्ध जो अगर होगा तो पानी के लिए ही होगा। तो प्यारे बच्चों, संसाधनों का हमने बहुत कस के इस्तेमाल किया है। हमने ग्राउंड वाटर्स को इतनी बुरी तरह से निकाल लिया है और रिवर्स हमने कुछ दिया नहीं है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम आपके सामने है, जगह जगह सूखा पड़ रहा है, पीने के पानी की समस्या है। जो पानी पहले 4, 5, 10 फुट के नीचे मिल जाता था, उसके लिए 400 फुट तक हमें नीचे जाना पड़ रहा है, 40 फुट तक नीचे जाना पड़ रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वाटर को चार्ज नहीं कर रहे हैं, वाटर सोर्स को चार्ज नहीं होने दे रहे हैं और एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हमें आर्थिक विकास सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए जो वर्तमान में हमने संसाधन यूज किया, पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, कोयला निकाला, खनिज पदार्थ निकाले और हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। ये तो वर्तमान का है, लेकिन क्या ये सही रहेगा? क्या ये उचित है? वास्तव में जब हम देखते हैं कि अगर हम विकास की, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबल आर्थिक विकास उस विकास को कहते हैं जो प्रदूषण मुक्त होता है, संसाधनों की भविष्य में उपलब्धता को भी सुनिश्चित करता है, साथ ही आर्थिक विकास लगातार जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है। अगर आप देखेंगे, आर्थिक विकास